प्रदेश के बस्तर में 11 अप्रैल और कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में 18 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। बाकी 7 लोकसभा सीटों में 23 अप्रैल को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू, सरकारी होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई शुरू। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज, भाजपा और कांग्रेस कार्यालयों में हुई अहम बैठक। और सूचना का अधिकार अधिनियम पर जन सूचना और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 11 अप्रैल को राज्य के एकमात्र बस्तर लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 18 अप्रैल को कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में मतदान कराया जाएगा। बाकी 7 लोकसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 18 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी। लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग करने के साथ साथ सेम टाइम पर आदर्श आचरण संहिता संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण भारतवर्ष में प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार राज्य में 3 चरणों में निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 1 लोकसभा है, लोकसभा क्षेत्र बस्तर। द्वितीय चरण में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद। तृतीय चरण में शेष 7 लोकसभा क्षेत्र हैं, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग एवं सरगुजा। कुल जो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें एसटी के 4 सीट हैं, एससी के 1 और जनरल के 6 सीट्स हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन करना जरूरी होगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन के दौरान अभियान में लाउडस्पीकर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थित दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर, बैनर आदि लगाना या नारा लिखने की कार्यवाही प्रतिबंधित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान सभी प्रकार की रैली और सभा की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। सरकारी खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। दुर्ग जिले के निर्वाचन अधिकारी अंकित आनंद ने चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागृह में रिटर्निंग अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।
यदि जिले की बात करें तो कुल 1443 मतदान केंद्र बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सहायक मतदान केंद्रों का प्रस्ताव भी हमने निर्वाचन आयोग के पास भेजा है, जिसमें से कि स्वीकृति अभी अपेक्षित है। तो वैसे मतदान केंद्र हैं जहां पर कि वोटर की संख्या जो निर्धारित संख्या उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो ठीक उसी कैंपस में उसके पास ही सहायक मतदान केंद्र का गठन भी हो सकता है। इस टोटल मैं बताना चाहूँगा, तैयारी में टोटल 132 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति होगी। टोटल 252 रूटों पर मतदान दल रवाना होंगे और मतदान दल रवानगी के उपरांत वापसी भी इन्हीं रूटों के माध्यम से होगी। दूसरी ओर नारायणपुर जिले में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पदम सिंह एलमा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पूरी तरह से आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ साथ हम लोगों ने जितने भी शासकीय भवन, निजी भवन, बस स्टैंड, सड़क और बिजली के खंभे आदि में जो बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लगे हुए थे, इसको हटाने की कार्रवाई निर्वाचन आयोग के चुनाव घोषणा के साथ साथ 5-5:15 बजे से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और हमारा जो नगरीय निकाय के अमला है और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत का जो हम लोगों ने संपत्ति विरूपण के लिए टीम बनाई थी, वो कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर ने यह भी बताया कि नारायणपुर अति संवेदनशील माओवाद प्रभावित जिला होने के कारण क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। जिले में इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा आज रायपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतिपोषण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सीबी वाजपेयी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना आयुक्त विमल जुल्का ने सूचना के अधिकार संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को जानकारी दी। कार्यशाला में दिल्ली से आए सूचना का अधिकार अधिनियम के विशेषज्ञ सुभाष अग्रवाल ने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में पर्याप्त ज्ञान हो तो आवेदनों का निपटारा काफी कम समय में किया जा सकता है। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि पॉजिटिव यूज की जो जितनी एप्लीकेशन है उनका निपटारा जल्दी से जल्दी हो। अगर आप देखेंगे एक आरटीआई एप्लीकेशन का जो वर्किंग होती है वो एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन की वर्किंग से कम नहीं होती है, और इसीलिए कई पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को छोड़ के आरटीआई का रूट अपनाया सरकार को ग्रिल करने के लिए। इस कानून ने जो देश की जनता को एक पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा पावर दे दी। अगर एक रिटर्न रिप्लाई में पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन को सिर्फ एक बार पूछने का हक होता है। इसमें 3 स्टेज, प्रथम सूचना अधिकारी, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी और अंत में सूचना आयोग। कार्यशाला में विशेषज्ञों और वक्ताओं ने सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त M.K. राउत भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की आज रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में लोकसभा वार तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति और टिकट के संभावित दावेदारों के नामों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक शुरू होने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका मिलेगा। चुनाव को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चुनाव के कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं और चुनाव के कार्यक्रम के साथ
11 लोकसभा की दृष्टि से तारीख तय हो चुके हैं। अब हमारा 90 विधानसभाओं में अलग अलग हमारे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, प्रभारी और उस क्षेत्र के लोग 90 विधानसभा में जाएंगे और एक एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। 11 अलग अलग वरिष्ठ लोगों की टीम बनेगी, 3-3 लोग रहेंगे और सभी लोग जाकर एक एक विधानसभा में अपनी बात कहेंगे और लोकसभा के दृष्टि से कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए कार्य योजना के बारे में बात करेंगे। ये पूरे प्रदेश में एक साथ इसका आयोजन करेंगे और पूरी टीम एक साथ रवाना होगी और हर दिन 2-2 विधानसभाओं में कोशिश करेंगे। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित पार्टी के सांसद, पूर्व मंत्री, लोकसभा चुनाव संयोजक तथा प्रभारी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के विभिन्न संगठनों और मोर्चा के प्रवक्ताओं के लिए आज रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रवक्ताओं को चुनाव के दौरान आम जनता के बीच उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। कांग्रेस के मीडिया संचार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न मोर्चा और संगठनों के प्रवक्ताओं के अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। रोजी स्टर्लिंग यानी गुलाबी मैना ने एक बार फिर से बिलासपुर के पक्षी मित्रों को मेजबानी का मौका दिया है। इस बार शहर के भीतर पेड़ों पर पक्षियों ने डेरा जमाया है। गुलाबी मैना की लयबद्ध उड़ान का प्रदर्शन शाम होते ही शहर के लोगों और पक्षी मित्रों को लुभाने लगा है। इनकी मौजूदगी से शहर की फिजा बदल सी गई है। रोजी स्टर्लिंग छोटे आकार की विदेशी पक्षियां हैं। हजारों की संख्या में जब एक साथ उड़ान भरती हैं, तो ये आपस में नहीं टकराती हैं। तालमेल की अनूठी मिसाल पेश करने वाली ये पक्षियां अपनी खूबसूरत उड़ान और कलाबाजियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यूरोप से आने वाली गुलाबी मैना आसमान में एक साथ जब उड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो सब मिलकर लयबद्ध नृत्य कर रही हों। घंटों कलाबाजियों के बाद जब ये गुलाबी मैना पेड़ों पर आराम करने बैठती हैं, तो पेड़ पर पत्तों के बजाय सिर्फ चिड़िया ही चिड़िया नजर आती है। बताया गया है कि हजारों की संख्या में ये पक्षियां 2013 में बेलमुंडी सकरी में आई थी। स्वभाव से बेहद संवेदनशील ये पक्षियां किसी भी तरह का खतरा होने पर अपना स्थान बदल देती हैं। इस बार गुलाबी मैना ने बिलासपुर में अपना आशियां बनाया है। सीपत रोड स्थित विज्ञान महाविद्यालय के पास इनकी आमद सुबह शाम देखी जा सकती है। हथकरघा और खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग में राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न प्रदेशों के बुनकरों और हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है। हथकरघा और खादी उद्योग संघ के सचिव फरहान हाशमी ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से बुनकरों और शिल्पकारों को बाजार तथा आम लोगों को एक ही स्थान पर वस्तुएं मुहैया कराना है। ये प्रदर्शनी हम 28 राज्यों से लाए हैं। 50,000 वस्तुओं के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ में पहली बार आए हैं सर, जिसमें जैसे भागलपुरी सिल्क, कश्मीरी पश्मीना, ऐसे सहारनपुर फर्नीचर 50,000 वस्तुओं के साथ, अधिक वस्तुओं के साथ आए हैं दुर्ग में। मार्केट बहुत बेहतर है। स्टार्टिंग के सिर्फ 3 दिन हुए हैं और भीड़ का तादाद बहुत अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छी ही रहेगी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रदेशों के बुनकरों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित फर्नीचर, ज्वेलरी, बनारसी सिल्क साड़ी और अन्य सजावटी सामान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये प्रदर्शनी आगामी 31 मार्च तक चलेगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।